नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 15 अगस्त 15 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर को। तो दोस्तों, जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहिए और अच्छे से अपने आज के दिन को सेलिब्रेट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करूं तो आप सभी से पहले कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे RICS साउथ एशिया अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। तो जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ में आंसर करते रहा करिए। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है सुभाष रोनवाल। ठीक है, सुभाष रोनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चेयरमैन जो है सुभाष रोनवाल को पहले, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये पहले RICS साउथ एशिया अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, ठीक है, स्पेयर्स एक वैश्विक उद्योग निकाय है जो देश भर के पेशेवर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इस संस्था के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो वैश्विक और भारतीय, ध्यान रखिएगा, वैश्विक स्तर पर और भारतीय दोनों उद्योगों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को स्वीकार करना है। निर्मित और प्राकृतिक वातावरण में काम करने वाले व्यक्तियों और टीमों द्वारा व्यावसायिकता और नैतिकता के उच्चतम स्तर के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो निर्मित वातावरण है और साथ ही साथ जो प्राकृतिक वातावरण है उनमें जो व्यक्तियों के द्वारा या टीमों के द्वारा जो व्यावसायिक और नैतिकता के उच्चतम स्तर पर प्रतिबद्धता दर्शाई जाती है, प्रदर्शित की जाती है, उनको क्या करना है? मान्यता प्रदान करना है। तो ध्यान रखिएगा सुभाष रोनवाल को, ठीक है, RICS, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, ठीक है, सर्वेयर्स, इसके जो है यहाँ पे जो साउथ एशिया अवार्ड है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा ये पहला है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में CM सोलर मिशन जो है वो शुरू हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री सोलर मिशन शुरू हुआ है, किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में जो है मुख्यमंत्री सोलर मिशन शुरू हुआ है। तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, जिनका नाम है कॉनराड के संगमा, उन्होंने जो पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य यानी कि जो मेघालय है वहां पे बिजली की कमी बहुत ज्यादा रहती है। तो इसी बिजली की कमी को कम करने के लिए या दूर करने के लिए उनके द्वारा, यानी कि जो मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा है उनके द्वारा 500 करोड़ रुपए की यहाँ पे CM सोलर मिशन जो है वो शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह मिशन देखा जाए राज्य भर में हरित और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हस्तक्षेप होगा। तो ठीक है, तो एक तरीके से वहां पे स्वच्छ ऊर्जा और हरित, ठीक है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देगा ये मिशन, और वहां पे जो बिजली की कमी है उसको भी दूर करने में सहयोग करेगा यह मिशन। कौन सा मिशन दोस्तों? CM सोलर मिशन। यह मिशन मेघालय के लिए लचीलेपन, स्वतंत्रता और हरित प्रगति का एक नया युग शुरू करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेगा कि किससे संबंधित है? PM सोलर मिशन मेघालय से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुई है? तो किस देश से वह स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो प्राप्त हुई, किस देश से प्राप्त हुई भारतीय वायुसेना को? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, इजराइल है या फिर रूस है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इजराइल से। ठीक है, इजराइल से जो है स्पाइक टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुआ है, किसे? भारतीय वायुसेना को। तो यहाँ पे भारतीय वायुसेना को इजराइल से क्या प्राप्त है दोस्तों, जिसकी आप तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, ये जो कि इजराइल से प्राप्त है भारत को। तो यहाँ पे यह इजराइल स्पाइक, ठीक है,
स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की अगर हम क्षमता की बात करें तो ये 30 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य पर हमला कर सकती, ठीक है। इन मिसाइलों के और विशेषताओं की बात किया जाए तो यह Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के बेड़ों के साथ शामिल किया जाएगा जो लंबी दूरी से लक्ष्य पर वार कर सकते हैं, तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो स्पाइक जो है दोस्तों, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये इजराइल से संबंधित है, जो कि प्रदान किया गया है भारतीय वायुसेना को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, बेसिकली देखा जाए तो किस परिसर में प्रवेश करने के लिए जो आगंतुक होंगे उनको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाया जाएगा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। तो ये किसके द्वारा जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट परिसर में जो आगंतुक होंगे उनको प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत के परिसर में प्रवेश हेतु आगंतुकों के लिए जो आगंतुक होंगे उनके लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल। ध्यान रखिएगा, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। यह ऑनलाइन पोर्टल जो आगंतुक होंगे, जो वादी होंगे यानी कि लिटिगेट्स होंगे, जो वकील होंगे, न्यायिक कानून क्लर्कों, कर्मचारियों, मामलों के पक्षकारों और पत्रकारों को इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देगा। तो जिन्हें इस परिसर में जाना है, यानी कि जो इस पेशे से संबंधित जो लोग होंगे या जो भी होंगे, उनको जो पक्षकार होंगे उनको जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये पोर्टल जो है शुरू किया गया है, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉनिक पास बना सकेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। यह सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल की अगर बात किया जाए तो इसको जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, ठीक है। तो ये शुरुआत किया गया है जो भारत के सर्वोच्च जो यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और उन्हीं के द्वारा जैसा कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई, ठीक है। तो चलिए आप मुझे बताइए वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से हैं और हमारे भारत के जो भारतीय संविधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस भाग में किस अनुच्छेद से जो है बात किया गया है, किस अनुच्छेद कहां से कहां तक की बात की गई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार यमुना के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से बांध बनाने की योजना बना रही? तो जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में काफी ज्यादा बाढ़ की समस्या देखने को मिला है दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा में, नई दिल्ली में, ठीक है। तो यमुना के कारण जो बाढ़ आई है उसको रोकने के उद्देश्य से, ठीक है, जो हरिके बैराज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, माफ करिएगा, जो हाथीकुंड बैराज है उसमें जो है यहाँ पे हथनीकुंड बैराज, वहां पे बांध बनाने की जो योजना बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो हथनीकुंड बैराज पे जो है बांध बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है? जो यमुना के कारण जो बाढ़ आई है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो हरियाणा राज्य सरकार ने यमुना के कारण जो आने वाली बाढ़ है उसको रोकने के लिए हथनीकुंड, ये भी पूछा जा सकता है हथनीकुंड बैराज कहाँ पे है दोस्तों? हरियाणा में। वहां पे 600, ठीक है, 6131 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है, ठीक है। कौन? हरियाणा सरकार। योजना में देखिए क्या होगा, तो 14 किलोमीटर लंबा जलाशय होगा और इसे यमुनानगर जिले में, यानी कि हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है उसी में हथनीकुंड बैराज है, वहां से हथनीकुंड बैराज से 4.5 किलोमीटर ऊपर की ओर बनाया जाएगा, ठीक है। ये जला या जो आपका बांध बनेगा, ठीक है। इस बांध के निर्माण के लिए देखा जाए तो NH-73 के 11 किलोमीटर लंबे हिस्से को स्थानांतरित करने के अलावा 9 गांवों को विस्थापित भी किया जाएगा। देखिए इस बांध को बनाने के लिए 9 गांवों को विस्थापित किया जाएगा और ये बात देखा जाए तो किस किस हिस्से में भी जलमग्न कर देगा, किन किन, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात जो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य से वन भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी जलमग्न कर देगा। तो देखिए यहाँ पे चर्चा में आ गया कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य, पूछा जा सकता है किस राज्य में? हरियाणा में है और ये भी जो है इस बांध के बनने से जलमग्न हो सकता है। तो ये काफी चर्चा का विषय होगा, ध्यान रखिएगा। ये बांध के बाद देखा जाए जो बांध बनेगा जहाँ पे 11 गांव को विस्थापित किया जा रहा है, कई बड़े क्षेत्र, खास करके यहाँ पे जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, जो वन जीव अभ्यारण्य है, इसके भी बहुत सारे जो वन हिस्से हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। तो बहुत सारे, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे विवाद भी उठने के कारण हो सकते हैं। पर्यावरणविद है
उनके द्वारा। तो देखिए आगे क्या होता है इस बारे में चर्चा किया जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो हथनी कुंड हमने देखा, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न, और वहां पे जो है सीतारमन फिल्म को ध्यान रखिएगा बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो भारत की जो बेस्ट फिल्म और वेब सीरीज है उसके के लिए देखा जाए तो कई कलाकारों को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें से जो तेलुगु फिल्म है, ध्यान रखिएगा जो सीतारमण है वो दोस्तों तेलुगु फिल्म है, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अगर वही एक्टिंग के श्रेणी में देखा जाए दोस्तों तो जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है उसमें रानी मुखर्जी, विजय वर्मा और राष्ट्रीय देश पांडे को भी पुरस्कार दिया गया है। बात करें शाहरुख खान की जो फिल्म थी पठान, उसने भी काफी कमाल किया इसमें, और जो किंग खान यानी कि शाहरुख खान की जो फिल्म है पठान उसको पीपल्स चॉइस अवार्ड उन्होंने जीता है, ठीक है। इसी तरह कई अन्य कलाकारों को भी अवार्ड मिले। बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो तेलुगु फिल्म है सीतारमण उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, कहां पे दोस्तों, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 13 अगस्त को जो है ये विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को अंगदान की जो गलतफहमी है, ठीक है, लोग सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए, उसके प्रति जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने के लिए या फिर अवगत कराने के लिए विश्व स्तर पर हर साल जो है 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। हम कब करते हैं, तो 13 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस महान आयोजन में शामिल संगठनों का एकमात्र उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है, तो अधिक जीवन बचाने के लिए मृत्यु के बाद अंगदान करने के महत्व पर लोगों को प्रोत्साहित करना है और शिक्षित करना है। तो जैसा कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो अंग होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो एक्चुअली पहले से ही बता आप डोनेट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है और भी जो जिंदगियां हैं उनको काफी जो है जीवन मिलता है, उनके जीवन को बचाने में काफी योगदान हो सकता है। तो उसी के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए ये जो है विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए अंग हम कौन कौन से ऑर्गन जो है डोनेट करते हैं ऑर्गन को, तो यहाँ पे किडनी है, हृदय है, अग्नाशय, आंख है, फेफड़े जैसे अंगदान से पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों की जान बचाई जा सकती है। चलिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अक्सर जब हम आई डोनेट करते हैं दोस्तों तो आंखों के कौन से हिस्से को हम डोनेट करते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से किस देश में भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र बनाया जा रहा है। तो किस देश में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र बनाया जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, भूटान है, भारत है, नेपाल है या फिर थाईलैंड है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो ठीक है, जो कि जन्मभूमि रही है महात्मा बुद्ध की, वहां पे भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र बनाया जा रहा है। तो नेपाल में बौद्ध भिक्षुओं के विशेष मंत्रोच्चारण, यहाँ पे जो मंत्रोच्चारण किया गया, ठीक है, मंत्रोच्चारण किया गया, उसके साथ भूमि पूजन समारोह के बाद लुम्बिनी में, ठीक है, नेपाल की लुम्बिनी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण किया गया, ठीक है। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का जो निर्माण किया जा रहा है वो लुम्बिनी में किया जा रहा है। इसका कार्य प्रारंभ हो गया है लुम्बिनी, नेपाल की लुम्बिनी में। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत को देखें दोस्तों तो 1.60 अरब रुपए की लागत से ये बनने वाला हेरिटेज सेंटर, देखा जाए कमाल के आकार का ये होने की उम्मीद है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत इसको आकार दिया जाएगा, बहुत ही खूबसूरत ये बनेगा। और इसमें क्या है, इसे जीरो नेट तकनीकी से बनाया जा रहा है और लगभग 1.5 वर्ष में ये कार्य पूरा हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 2024 के लास्ट में देखा जाए तो ये जो है, ये हेरिटेज कल्चर जो है, हेरिटेज जो है, कल्चरल हेरिटेज जो है सेंटर, ये 2024 या फिर 2025 के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और यानी कि हैं, और साथ ही साथ जो नेपाल के उस समय 2022 में जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, उन्होंने 2022 में मोदी की लुम्बिनी यात्रा के दौरान जो है संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी है।
भारत और नेपाल सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। अगर हम भारत और नेपाल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही पुराना दोनों देशों के बीच में एक सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं ये दोनों देश, और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर एक मठ का निर्माण भी कर रहे हैं। कौन? भारत और नेपाल। इससे क्या होगा? लुम्बिनी में ये जो सेंटर स्थापित किया जा रहा है, इससे लुम्बिनी में आध्यात्मिकता और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण भारत और नेपाल दोनों के द्वारा किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? लुम्बिनी में किया जा रहा है, नेपाल के लुम्बिनी में। इसकी आधारशिला भी हाल फिलहाल में रखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की चिकरी वुडक्राफ्ट और यहाँ पे देखा जाए मुश्क बुद्धजी चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो ये देखा जाए, ये जो चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्क बुद्धजी जो चावल है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। तो स्थानीय शिल्प कौशल और कृषि विरासत की एक महत्वपूर्ण मान्यता में राजौरी जिले के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और अनंतनाग जिले के बेशकीमती मुश्क बुद्धि चावल की किस्म को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इनके, ठीक है, इस क्राफ्ट को देखिए, और यहाँ पे ये राइस है। ये लेबल इन उत्पादों की अनूठी प्रकृति और अद्वितीय गुणों को सूचित करते हैं और उनकी मूल स्थलों की पहचान कराते हैं। ठीक है, तो ये जीआई टैग मिलने से हमें ये पता चलता है कि ये बेसिकली कहाँ से इनका मूल स्थान रहा है, कहाँ पे इनका उत्पादन होता है, कहाँ से ये संबंधित है। यह उपलब्धि नाबार्ड, हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग और कृषि विभाग को शामिल करते हुए एक सहयोगी प्रयास का परिणाम है, जो दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था। तो देखिए, मैच द फॉलोइंग करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार एक तरफ स्टेट दे देगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे उत्पाद दे देगा। ठीक है, कई स्टेट दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ उत्पाद दे देंगे, पूछ देगा कि कौन सा जीआई टैग किससे संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, जो उत्पाद रहेगा वो दे देगा, यहाँ पे स्टेट दे देगा। मैच द फॉलोइंग करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के लास्ट एमसीक्यू की, कि निम्न में से किस संस्था ने स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट जारी किया है। तो स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, या फिर रिस्क हॉरिजॉन है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी है, रिस्क हॉरिजॉन के द्वारा जो है स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट जारी किया गया है। तो 2022 की बात करें तो जैसा कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक साल में 365 दिनों में से देखा जाए 314 दिनों में जो है भारत में यानी कि जो भारत को प्रभावित करने वाली चरम मौसमी घटनाओं का अनुभव किया है। किसने किया? भारत ने किया है। मतलब 365 दिन में देखा जाए 314 दिन तो भारत ने चरम मौसमी घटनाओं को अनुभव किया है। ठीक है, जो देश को प्रभावित कर सकते हैं। और जैसा कि आप देखें, जलवायु परिवर्तन में जैसे कि तेजी आ रही है, जलवायु जोखिमों से निपटने की भी तत्कालिकता सर्वोपरि होती जा रही है। जैसा कि देखिए, जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से बदल रहा है जितनी तेजी से, उसी तरीके से इस जोखिम जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो जलवायु जोखिम हो रहे हैं उससे निपटने के लिए भी हमें क्या तत्कालिकता सर्वोपरि देखी जा रही है, खासकर प्रमुख भारतीय बैंकों के लिए। बेंगलुरु स्थित ये थिंक टैंक है जिसका नाम है, ठीक है, क्लाइमेट रिस्क हॉरिजन्स, जो कि स्टिल अनप्रिपेयर्ड शीर्षक से जो है अपनी रिपोर्ट को जारी करती है। यहाँ पे हालिया विश्लेषण किया गया है कि जलवायु जोखिमों का सामना करने में भारत के जो बैंकिंग क्षेत्र की तैयारियों पर प्रकाश यहाँ पे डाला गया है। क्लाइमेट, अगर हम बात करें यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क हॉरिजन्स की रिपोर्ट में, तो भारत के जो 34 सबसे बड़े बैंकों के आकलन पर यह रिपोर्ट जो है आधारित है। और इन पूरे 34 बैंकों को अगर हम बाजार पूंजीकरण देखें पूरा मिला करके, तो 29.5 ट्रिलियन रुपीज है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो रिपोर्ट जो जारी किया गया इस अध्ययन में ये पाया गया कि चरम मौसम की घटनाओं के बढ़ते प्रभाव के बीच जलवायु जोखिमों को मापने, प्रबंधित करने, कम करने की बैंकों की क्षमता का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन में जो मूल्यांकन किया गया उसमें यह पाया गया कि भारतीय बैंकों में से 3 बैंक जो है वो जलवायु जोखिमों तैयारी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों के रूप में उभरे। कितने? 3 बैंक। और ये बैंक कौन कौन से ये देख लीजिए। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक देखने को मिल रहा है, यस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है और एक्सिस बैंक है। इन्होंने जलवायु संबंधी चिंताओं को दूर करने और अपने लचीलेपन को बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय प्रयासों का प्रदर्शन किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, हमने रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है यहाँ पे कि यानी कि स्टिल अनप्रिपेयर्ड शीर्षक से जो रिपोर्ट है वो रिस्क हॉरिजन के द्वारा जारी किया गया, जो कि बेंगलुरु स्थित एक थिंक टैंक है, जिसमें बैंकों के में बताया गया है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो बैंक अपने आप को प्रिपेयर करते हैं,
ठीक है, उसके बारे में ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि संगठन ने कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल का अनावरण किया है। किस संगठन ने? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। रेलवे स्टेशन का पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया गया। किस रेलवे स्टेशन का? तो न्यू अमरावती स्टेशन का। केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र से केरल का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया है? तो जैसा कि केरल का नाम बदलने का आग्रह किया गया है केरल विधानसभा के द्वारा, केंद्र से क्या नाम रखने की बात की गई, क्या प्रस्ताव रखा गया है कि केरल का नया नाम क्या होना चाहिए? केरलम। भारत के जूनियर पुरुष महिला टीमों का कोच नियुक्त किया गया है। पुरुष और महिला टीमों का ध्यान रखिएगा, किसे? हरमन क्रूज को किया गया है। वहीं आज का लास्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? संग्राम सिंह को किया गया है। दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। चाहिए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।